एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल हिंदी ऑडियो बुक में। टाइम मशीन के पिछले 4 एपिसोड आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज हम सुनने वाले हैं टाइम मशीन का एपिसोड 5। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं टाइम मशीन को। ये है टाइम मशीन। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसने हंसते हुए कहा, हाँ वो स्थान भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों की आयु थम जाती है। मैंने कहा, पर ऐसा है क्यों? क्या राज है इसका? क्या तुम जानती हो? उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। ये पृथ्वी गोल है और ये स्थान उसका केंद्र है। पृथ्वी अपने ही स्थान पर एक गति से लगातार घूमती रहती है, अर्थात एक चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का कोई भी सतह हो उस पर समय का प्रभाव पड़ता है, परंतु ये पृथ्वी का केंद्र है। ये नहीं घूमता और अपनी जगह स्थिर रहता है। इसलिए यहाँ के समुद्र भी शांत हैं। यहाँ पर समय का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही यहाँ दिन है और ना ही यहाँ रात। इसलिए यहाँ पर सभी उस उम्र में ही अटके पड़े रहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में ऐसे कितने ही राज छुपे हैं और समुद्र की गहराई इसी से जुड़ी हुई है। इसलिए आज तक लोग समुद्र के भीतर छुपे राज का पता नहीं लगा सकते। यहीं से अमृत भी निकला था और यहीं से विष भी। तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। तुम जिसे छुड़ाना चाहते हो वो खुद भी एक राज है। मेरे सामने ही उसे यहाँ कुछ लोग लाए थे, वो भी बहुत शक्तिशाली थे, पर वो पृथ्वी के नहीं थे, पर पृथ्वी के मानव के गुलाम जरूर थे। उस मानव की इच्छा के अनुसार ही वो इसे यहाँ लाए थे। वो भी हजारों वर्षों से मुक्त होने के सपने देखती है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे आजाद करो। मेरी सीमा यहीं तक सीमित है। मैं बस तुम्हें वहां पहुंचने का रास्ता बता सकती हूँ और आने वाले खतरों के लिए सावधान कर सकती हूँ, पर जाते समय मुझसे मिलकर जरूर जाना। वो सुंदर लड़की जैसे ही मुझे आगे का रास्ता बताने लगी, अचानक उसकी नजर मेरी अंगूठी पर पड़ी। उसने उस अंगूठी को देखते ही मेरे चेहरे की तरफ देखा और झट से मुझसे दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, दुष्ट पापी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू भेष बदलकर यहाँ तक पहुंच गया। मैं तुझे पहचान गई हूँ। अब तू यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। तूने मुझसे कहा कि तू उस सुंदरी को आजाद कराने आया है, पर इस तरह छल से आगे नहीं बढ़ सकता तू। मैंने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा, ये क्या हो गया तुम्हें? कौन सा शैतान घुस गया तुम्हारे अंदर? उसने कहा, शैतान तो तू है और मैं उस सुंदरी को तुझसे बचाना चाहती हूँ। मैंने कहा, मुझसे बचाना चाहती हो? अरे मैं उसे यहाँ आजाद कराने आया हूँ। उसने कहा, कैद करने वाले के मुंह से आजाद शब्द अच्छा नहीं लगता। मैंने झल्लाकर कहा, मैंने उसे कब कैद किया? मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं उसे आजाद करके इस समय चक्र से बाहर निकालना चाहता हूँ। उसने कहा, जिस समय जिसके हाथ में ये अंगूठी हो उसे समय चक्र से निकलने में क्या मुसीबत? तुम तो आसानी से किसी भी समय में आ जा सकते हो। मैंने कहा, तुम्हें पता है इस अंगूठी के बारे में? उसने कहा, मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ इस अंगूठी को। जिस समय उस सुंदरी को यहाँ कैद किया गया था उस समय उस राजा ने यही अंगूठी पहनी थी। अब ये अंगूठी तुम्हारे हाथों में है। मैंने कहा, मानता हूँ ये अंगूठी मेरे हाथों में है, पर ये मेरी नहीं है। इस अंगूठी को मैंने हासिल किया है। उसने कहा, जिस व्यक्ति के हाथों में ये अंगूठी होगी वो सर्वशक्तिमान होगा। इस अंगूठी को उस राजा ने यहीं से प्राप्त किया था। तुम अब आगे बढ़ो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आगे आने वाली मुसीबतों से सावधान रहना। मैंने कहा, मुझे ये तो बताओ कि सुंदरी को रखा कहाँ गया है? उसने कहा, देखो इस बगीचे को पार करते ही तुम्हारा सामना एक विशाल नाग से होगा, पर यदि तुम उसके माथे पर रखे हीरे को प्राप्त कर लेते हो तो वो नाग तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। उस हीरे को प्राप्त करने वाला मायावी शक्तियों से महारत हासिल कर लेगा। वो इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकेगा। ठीक उसके आगे बढ़ने पर दैत्याकार वानर से तुम्हारी मुलाकात होगी। यदि तुम उसे हरा कर उसके गले से उसकी माला ले लेते हो तो तुम्हारे पास अपार बल होगा। फिर उसी बल की सहायता से तुम्हें वहां पर स्थित चट्टान को हटाना होगा। उस चट्टान के पीछे सुंदरी को एक बक्से में निद्रा अवस्था में रखा गया है। जैसे ही उस सुंदरी के माथे पर यह अंगूठी रखोगे वो उठ जाएगी। मैंने कहा, शुक्रिया।
आपने मुझे सुंदरी तक पहुंचने का मार्ग बताया। उसने कहा, हां पर सुन लो, तुम्हें उस सुंदरी के स्थान पर खुद को वहां रखना होगा। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, क्या और कोई रास्ता नहीं? उसने कहा, उस जगह तुम्हारी कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु को रख देना। मैंने कहा, ठीक है, तो अब मैं आगे जाऊं या नहीं? उसने हंस के कहा, मैं तो चाहती हूं तुम्हें सदा के लिए अपने पास रख लूं, पर हां, जाते समय मिलकर जाना। मैंने कहा, जरूर, क्यों नहीं। मैंने उससे इजाजत ली और आगे बढ़ा। बागीचे को पार करके मैं जंगल की ओर बढ़ा। जंगल बहुत ही घना था। वहां पेड़ों की ऊंचाइयां कम थी पर घनी बहुत थी। चारों तरफ उजाला ही उजाला। सभी पेड़ों पर लगे फल चमक रहे थे। कोई लाल तो कोई पीले तथा कुछ हरे रंग के थे। मानो मैं जगमगाते सितारों के बीच पहुंच गया था। कुछ ही दूर पहुंचा था कि एक हल्की सी सरसराहट महसूस होने लगी। अचानक ऐसा लगा मानो हवा चल रही है, पर न जाने कहां से मेरे चारों तरफ दीवार का एक गोल घेरा बन गया। मैंने देखा कि दीवार खिसकती चली जा रही है। मैंने जैसे ही ऊपर देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक विशाल नाग फन फैलाए मुझे ऊपर से देख रहा था। मैं कहीं भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे चारों तरफ जो गोलाकार दीवार थी वो उसका शरीर था। उसने मुझे अपने शरीर से ही घेर रखा था और सीधे सीधे निगल लेना चाहता था। जैसे उसने मुंह खोलकर मेरी ओर झपटा मारा, मैंने तुरंत ही अपना सरिया उसके मुंह में घुसा दिया और एक तरफ हो गया। वो सरिया उसके मुंह से जबड़ों को चीरता हुआ बाहर निकल गया। वो दर्द से तिलमिला उठा और उसने मुंह जमीन पर दे मारा। मैंने झट से उसके माथे पर लगे छोटे से हीरे को खींचकर निकाल लिया। उस हीरे को मैंने जैसे ही अपनी अंगूठी पर रखा, वैसे ही वो हीरा उस अंगूठी में समा गया। मैं उस नाग के पास गया और उसके जबड़े से अपना सरिया निकाला। वो दर्द से तड़प उठा। ये देखकर मेरा दिल भी पसीज गया। मैंने जैसे ही उसके जख्म को छूना चाहा, वैसे ही मेरी अंगूठी से निकला प्रकाश उसके जख्मों पर पड़ने लगा और उसके जख्म पल भर में ही भर गए। वो नाग पुनः पहले की तरह तन के खड़ा हो गया। नाग ने मुझे गौर से देखा और अपने फन को नीचे झुका लिया। मैं उसका इशारा समझ गया और उसके फन पर चढ़ गया। उसने मुझे अपने पर बिठा लिया और एक दिशा में तेज गति से बढ़ने लगा। जंगल पार कर जैसे ही वो एक मैदान में आया, उसने अपने फन को जमीन की ओर झुकाया। मैं उसके फन से उतरकर जमीन पर आ गया। मेरे जमीन पर उतरते ही वो जंगल की ओर वापस लौट गया। मेरे सामने एक बड़ा सा मैदान था, पीछे एक जंगल जहां से मैं अभी आया था। मैंने देखा मैदान के बीचों बीच कुछ काला सा चट्टान की तरह नजर आ रहा था। मैं उसी ओर चल दिया। कुछ ही देर बाद जैसे ही मैं उस चट्टान के पास पहुंचा तो मैंने देखा वो चट्टान हिल रही है। मैं थोड़ा सा और पास गया तो वो चट्टान नहीं बल्कि एक बड़ा सा काला बंदर था, अर्थात एक गोरिल्ला। मैंने पहली बार इतना बड़ा गोरिल्ला देखा था। ठीक उसके पीछे ही वो चट्टान थी। उस लड़की ने कहा था कि एक बड़े से बंदर को हराना होगा, पर यह नहीं कहा था कि वो बड़ा सा गोरिल्ला होगा। इसके एक हाथ में 10 हाथियों का बल होगा। इसे कैसे हराऊंगा मैं? मुझे एक कहावत याद आई, शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ होती है। गोरिल्ला ने जैसे ही मुझे देखा, जोर से चिल्लाया और अपने हाथों को अपने सीने पर मारकर मुझे ललकारने लगा। मेरे पास भी अब उस नाग से प्राप्त किए हुए हीरे की शक्ति थी। मैंने झट से अपने को एक बंदर के रूप में बदल लिया। उस गोरिल्ला ने जैसे ही मुझ पर हमला किया, मैं दूर उछलकर चला गया। वो मेरे पीछे दौड़ा। मैं भी छलांग लगाकर मैदान में उसे गोल गोल दौड़ाने लगा। मैं उसे बहुत देर तक दौड़ाता रहा। मैं भी पूरी जान लगाकर दौड़ता रहा। जब वो थक कर बैठ गया तो मैंने अपना सरिया उठाया, झट से छलांग लगाकर उसके कंधे पर चढ़ गया। अब जब तक वो मुझे पकड़ता, मैंने अपने सरिये से उसके गले में पहनी हुई माला को खींचकर तोड़ दिया और माला जमीन पर गिरते ही मैंने भी नीचे छलांग लगाई। वो गुस्से से मेरी ओर लपका और पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने मेरे हाथ में वो माला देखी, वो सहम गया और मुझे वहीं छोड़कर दूर जा खड़ा हुआ। मैंने अब बंदर का रूप त्यागा और अपने रूप में आ गया। मैंने वो माला पहन ली। माला पहनते ही मुझे अपार शारीरिक शक्तियों का एहसास हुआ। मैंने झट से उस चट्टान को वहां से हटाया और उस बक्से को खोला।
बक्से में अत्यंत सुंदर महिला सोई हुई थी, जिसका रंग दूध के समान और बाल सुनहरे थे। मैंने अपने हाथों से वो अंगूठी निकाली और उसके माथे पर रखा। माथे पर अंगूठी रखते ही उसने अपनी आंखें खोली। मैंने झट से अंगूठी को पहन लिया। उस सुंदरी ने आंखें खोली और बैठ गई। उसकी आंखें नीली रंग की थी। उसने मुझे देखा और कहा, कौन हो तुम? मैंने कहा, तुम्हारी बेटी ने मुझे यहां भेजा है तुम्हें आजाद कराने के लिए। सुंदरी ने कहा, कहां है मेरी बेटी? कैसी है वो? मैंने कहा, जहां तुम उसे छोड़ आई थी वहीं है, सुरक्षित है। पर सुंदरी वहीं बैठी रही। मैंने कहा, चलो क्या हुआ? उसने कहा, मेरे यहां से उठते ही तुम यहां कैद हो जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अपना वो समय यंत्र निकाला। मेरा मोबाइल जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, मेरा टाइम मशीन जो मुझे जान से प्यारा था, मैंने उस बक्से में रख दिया और सुंदरी को वहां से बाहर निकाला। सुंदरी के बाहर आते ही वो बक्सा बंद हो गया। मेरी आंखों में आंसू थे। सुंदरी ने कहा, तुमने मेरे खातिर अपना सबसे प्यारा वस्तु खो दिया। क्या था वो? मैंने कहा, ये मुझे जान से प्यारा मेरा अपना बनाया हुआ टाइम मशीन था, जिससे मैं समय की यात्रा करता था। और सुंदरी ने कहा, उदास होने का कोई फायदा नहीं, अब वो यहां सुरक्षित रहेगा, पर इसके बदले तुम्हें बहुत सी अपार शक्ति मिल चुकी है, जिससे तुम बिना किसी यंत्र के समय में सफर कर सकते हो। यह सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। सुंदरी और मैं साथ साथ उसी दिशा की ओर चल पड़े जहां से मैं आया था। हम दोनों जैसे ही उस मैदान और जंगल को पार करके बागीचे में पहुंचे तो देखा वो सुंदर और प्यारी सी पहरेदार हमारे इंतजार में बैठी हुई थी। उसने जैसे ही हमें देखा वो दौड़कर हमारे पास आई। वो सुंदरी और मेरे गले लग गई। उसने कहा, अब दोबारा मुझसे मिलने कब आओगे? मैंने कहा, मिलने की क्या जरूरत, तुम भी हमारे साथ चलो। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती यहां से, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ की रक्षा करने के लिए हुआ है। यहाँ हजारों तरह की शक्तियां हैं, जिसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम बस शक्तियों के सागर से एक बूंद लिए जा रहे हो। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे पूछते हुए कहा, जब भी समय मिले मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। मैंने उसे अलविदा कहा और गुफा से बाहर निकलकर उसी समुद्र के किनारे आ गया। सुंदरी ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सुंदरी ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, चारों तरफ एक रोशनी सी फैल गई। फिर से मेरी आंखों पर उजाले की वजह से अंधेरा छा गया। जब रोशनी की चमक मेरी आंखों से दूर हुई तो देखा कि मैं फिर से उसी मंगल ग्रह पर हूं। सामने ही वो राजमहल था। हम जैसे ही राजमहल के अंदर पहुंचे, वैसे ही राजकुमारी दौड़कर मेरे पास आई और ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम मेरी मां को अवश्य छुड़ा लाओगे। और वो तुरंत रोते हुए अपनी मां से लिपट गई। राजा और झुन्नू भी वहीं पहुंच गए। हम सभी एक साथ महल के अंदर चले गए। मैंने झुन्नू से कहा, झुन्नू, बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को ले आओ। ये सुनकर सभी हंसने लगे। मैंने सभी से कहा, मुझे तो मेरे सभी सवालों का जवाब मिल चुका है, परंतु अभी भी मेरे मन में बहुत से और सवाल हैं जो मुझे उलझन में डाले हुए हैं। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा। तभी झुन्नू ने खाने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। मैंने कहा, पहले कुछ खा लूं, फिर पूछूंगा। राजकुमारी ने कहा, क्यों नहीं, हमें भी भूख लगी है। हम सभी ने मिलकर भोजन किया। भोजन के बाद राजा ने कहा, आज बहुत दिनों के बाद मैं खुश हूं। मुझे मेरी प्रेमिका और बेटी दोनों मिल गए। सुंदरी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही साहसी और तेज बुद्धि के हो, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। मैंने कहा, जरूर, मेरे पास भी बहुत सवाल हैं। सुंदरी ने कहा, ठीक है, पहले तुम पूछो। मैंने कहा, तुम कौन हो? कैसे इस मंगल ग्रह पर पहुंची? कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हें वहां कैद किया? तुम्हारे पास ऐसी जादुई शक्तियां कहां से आई? सुंदरी ने कहा, इतने सारे सवाल और एक साथ। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं जिसमें तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर मानव जीवन सुख से फल फूल रहा था। उस समय धरती पर एक मरुस्थलीय प्रदेश था जहां पर कोई भी जीवन नहीं था। उस समय एक बदर नामक व्यापारी उस मरुस्थल से होकर गुजर रहा था।
उसने देखा कि आकाश से एक बहुत विशालकाय उड़न तश्तरी जमीन पर आ रही है। बदर वहीं छुप गया और ध्यान से देखने लगा। वो उड़न तश्तरी जमीन पर आ उतरी। उड़न तश्तरी का द्वार खुलते ही उसमें से बहुत से बड़े और विशाल लोग बाहर आए। उनका पूरा शरीर बहुत ही बलशाली मानव की तरह था, पर उनका सर जानवर का था। न जाने वो कहां से आए थे, परंतु वो धरती पर उतरकर यहां वहां घूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह का मुआयना कर रहे हैं। अचानक एक विशाल मानव की नजर बदर पर पड़ गई। वो उसे पकड़ लाया। बदर को देखने के लिए वो सभी वहां एकत्र हुए। वो सभी किसी अन्य भाषा में बोलने लगे। वो बदर से बात करना चाहते थे, पर बदर को भाषा आती नहीं थी उनकी, ना ही उन्हें बदर की भाषा आती थी। बदर घबरा कर कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सभी उसे मारकर खा जाएंगे। बदर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर उन्हें बदर की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो लोग उड़न तश्तरी में से एक यंत्र बाहर लाए, जिसमें 2 विशालकाय मानव बदर को लेकर बैठ गए। वो उस यंत्र के साथ बदर को पृथ्वी के गर्भ में ले गए, जहां मैं कैद थी। वहां जाकर उन्होंने बदर को वनस्पतियों से एक काढ़ा बनाकर पिलाया और उसे वहां की एक अंगूठी पहनाई, जो कि अब तुम्हारे पास है। उस अंगूठी को पहनते ही बदर में अपार शक्तियों का संचार हुआ। वो बदर को उठाकर पुनः उसी मरुस्थल पर ले गए। अब बदर को उस अंगूठी की सहायता से उनकी भाषा समझ में आने लगी और उनको बदर की। उन्होंने बदर से कहा, हम यहाँ अपने लिए कुछ इमारत बनाना चाहते हैं। हम उस इमारत में कभी कभी आएंगे। उसी इमारतों से हम धरती पर हो रहे बदलाव की जानकारी लेते रहेंगे। तुम्हें हम यहाँ उन इमारतों की देखभाल के लिए रखेंगे। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, तुम इस अंगूठी की सहायता से हमें बुला सकते हो। बदर भी उनकी बातों को मानकर तैयार हो गया। सभी विशालकाय मानव न जाने कहां से एक विशाल पत्थर लाए। ऐसा पत्थर हम 1000 मानव भी नहीं उठा सकते। उन्होंने उन पत्थरों से बहुत से छोटे बड़े पिरामिड बनाए। बदर के लिए एक महल बनाया। उन्होंने एक काले पत्थर का पिरामिड बनाया तथा उसमें एक मूर्ति की स्थापना की जो उनके देवता की थी। उन्होंने बदर से कहा, लोगों को यहाँ एकत्र करो और तुम यहाँ के राजा बनो, परंतु तुम्हें हमारे देवता को हमेशा एक बलि देनी होगी, जिससे तुम्हें शक्ति भी मिलेगी और आयु भी। उनके जाने के बाद बदर वहीं रहने लगा। उसने अपनी शक्तियों से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। धीरे धीरे वहां लोग बसने लगे। पहले वो गांव बना, फिर वो एक शहर के रूप में बदल गया। पूरा शहर खुशी खुशी फल फूल रहा था। एक दिन की बात है, राजा बदर ने अपने शहर में एक बहुत बड़ा उत्सव रखा, जिसमें दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने आए थे। कुछ तमाशा दिखाने वाले तो कुछ जादूगर भी वहां आए थे। बहुत बड़ा उत्सव था। उस समय हम लोग ईरान में रहते थे। हमारे पिताजी एक मशहूर जादूगर थे। हम 2 बहनें थीं। मेरा नाम शाहिना और मेरी बहन का नाम चांद बीबी था। हम दोनों बहनें बचपन से ही जादू की कला में माहिर थे, अपने पिताजी की तरह। मेरे पास कई जादुई शक्तियां थी, पर मेरी बहन काला जादू करने में पारंगत थी। वो तरह तरह के काले जादू का प्रयोग करती थी। हमारे पिताजी उससे बहुत नाराज होते थे और उसे डांटते थे। वो हमेशा कहते थे कि काला जादू हमें शैतान बनने के लिए मजबूर करता है और हमारे अंदर के इंसान को मार देता है। जब हमने सुना कि राजा बदर अपने राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, तो हमने भी अपने पिताजी से उस उत्सव में जाने की इच्छा बताई। पिताजी ने पहले तो मना किया, पर हमारे जिद करने पर वो मान गए। हम तीनों ही तैयार हो गए और चल दिए एक लंबे सफर पर। हमने सुना था कि बदर का राज्य बहुत ही सुंदर है और वहां बड़े बड़े पिरामिड हैं, जो रात के अंधेरे में भी चमकते हैं। हम सभी उस शहर में पहुंचे। शहर बहुत ही सुंदर था। चारों ओर व्यापारियों का बाजार लगा हुआ था। सभी व्यापारी अलग अलग राज्य और दूर देशों से आए हुए थे। हम सभी खुश थे क्योंकि पिताजी ने बताया कि हम सभी कल राज दरबार में जादुई तमाशा दिखाएंगे। मैंने कभी राज दरबार नहीं देखा था। हमने वहीं एक अच्छी जगह देखकर अपना तंबू लगाया। हम अगले दिन के तमाशे के लिए तैयारी कर रहे थे। अगले दिन ही हम दोनों बहनें और मेरे पिताजी दरबार में पहुंचे थे। सभी तमाशबीन अपने अपने तमाशे दिखाकर खूब इनाम बटोर रहे थे।
मेरे पिताजी ने जैसे ही राजमहल और राज दरबार तथा वहां की शान और शौकत को देखा, वैसे ही कहा, ये पूरा राज्य और राजमहल जादुई है। मेरे पिताजी निराश हो गए और कहा, जो राजा स्वयं इतना बड़ा जादूगर है, उसके सामने क्या जादुई तमाशा करेंगे। मैंने कहा, पिताजी भले ही वो जादूगर हो, पर हमारी तो ये कला है, शायद हमारे जैसा जादू उन्होंने नहीं देखा हो पहले। ये सुनकर पिताजी थोड़ा खुश हुए। सबसे पहले मेरे पिताजी तमाशा दिखाने गए। उन्होंने जादू से अलग अलग रूप बदले, हवा में उड़कर दिखाया और पलक झपकते ही अलग अलग तरह के पोशाक बदल कर दिखाए। राजा बदर ने खुश होकर पिताजी को इनाम दिया। वहां मेरी बहन ने अपने तमाशे से भूत प्रेत और दिल को दहला देने वाले जादुई कठपुतलियों का खेल दिखाया। राजा बदर ने खुश होकर उसकी कला की तारीफ की और इनाम दिया। उसके बाद मैं अपना खेल दिखाने आगे आई। मेरी नीली आंखों और सुनहरे बालों को देखकर पूरा दरबार मुग्ध हो गया। मैंने सफेद रंग का पोशाक पहना हुआ था। मैंने परियों की कहानी जादुई कठपुतलियों के द्वारा प्रस्तुत की। मेरी कहानी प्रेम पर आधारित थी। सभी मेरे तमाशे पर ताली बजाने लगे। राजा बदर को भी बहुत अच्छा लगा। वो सिंहासन से उठ खड़े हुए और मेरे पास आकर कहा, तुम कहां से आई हो? तुम सच में एक लड़की हो या परी हो? मैं शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने कहा, मेरा नाम शाहिना है और मैं ईरान से आई हूं। मेरे साथ मेरे पिताजी और बहन भी हैं। राजा बदर ने भरे दरबार में मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम मेरे राज्य का कारभार चलाने और मेरे आगे बढ़ने का मकसद बनना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ इस सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करना चाहोगी? मैंने नजर उठाकर अपने पिताजी की ओर देखा। मेरे पिताजी ने आंखों से हां का इशारा किया। मैंने नजर उठाकर राजा बदर की ओर देखा तो एक नौजवान और सुंदर युवक था वो। मैंने हां कह दिया। यह सुनकर राजा बदर खुशी से झूम उठे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। राजा बदर और मुझे पूरे दरबार से लोग बधाई देने लगे। मेरे पिताजी और बहन को भी राजमहल में रहने के लिए जगह दी गई। मैंने और राजा बदर ने विवाह कर लिया। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। हमारी पहली रात को ही राजा बदर ने अपने और राज्य का सच मुझे बताया। अगले दिन मैं और राजा बदर काले पिरामिड में आशीर्वाद लेने गए। उसी समय हमारे पीछे मेरी बहन चांद बीबी भी आ गई। हम उसे भी साथ ले गए। वहां से वापस लौटकर हम सुखी जीवन बिता रहे थे, पर कहीं धीरे धीरे जलन की भावना पनपने लगी थी। मेरी बहन दिन रात काले जादू का अभ्यास कर रही थी। मेरी बहन को उसकी काली विद्या से राजा बदर और उसकी शक्तियों का पता लग गया था। उसे आयु बढ़ाने के लिए पिरामिड का राज भी पता चल चुका था। पूरे 1 वर्ष तक वो काली शक्तियों को बढ़ाने की साधना में लगी रही। तब तक मुझे भी राजा बदर ने बहुत सी बेजोड़ जादुई शक्तियों का धनी बना दिया था। साथ ही साथ मुझे भी उस काले पिरामिड के देवता से अपार शक्तियां मिली। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हो गई थी। मैंने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया, जो कि मुझसे भी बहुत सुंदर थी। राजा बदर ने अपने राज्य में खूब जश्न मनाया। मैं उस समय कमजोर थी और अपनी बेटी में ही लगी रहती थी। इस मौके का लाभ मेरी बहन ने उठाया। उसने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग राजा बदर पर किया। राजा पूरी तरह से उसके वश में आ गए। उसने काली शक्ति का उपयोग उस काले पिरामिड में किया। उसने दूसरे ग्रह के उन मानवों को राजा बदर के द्वारा बुलवाया। राजा बदर के मन से और दिमाग से मेरा नामो निशान मिटा दिया। उसने मुझे और मेरी बेटी को उन लोगों के द्वारा इस मंगल ग्रह पर भेज दिया। वो चाहती थी कि मैं और मेरी बेटी इस वीरान ग्रह पर भूखे प्यासे मर जाएं, पर हमें मंगल ग्रह पर लाने वाले विशालकाय मानव के अंदर हमारे प्रति दया आ गई। उसने हमारे जीवित रहने के लिए धरती से मंगल ग्रह पर आने जाने का मार्ग बनाया और बहुत सी शक्तियां भी हमें दी। हम दोनों इसी प्रकार रहने लगे। मेरी बेटी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए धरती पर आने जाने लगी। उसी समय मुझे धरती पर एक राजकुमार से प्रेम हो गया, जो आज तुम्हारे सामने बैठे हैं। मैंने कहा, यहां तक तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, पर तुम्हें कैद क्यों किया गया? सुंदरी ने कहा, एक दिन चांद बीबी ने अपनी जादुई शक्तियों से मंगल ग्रह पर हमारे कंकालों को देखना चाहा, पर उसने देखा कि यहाँ हम सुखी से हैं और जीवित भी हैं।
उसने फिर राजा बदर को यहाँ भेजा और मुझे पृथ्वी के गर्भ में कैद करवा दिया। राजकुमारी को भी उसने अपने राजमहल में जादू से मूर्ति बना दिया। इतना बोलकर सुंदरी चुप हो गई। उसी समय राजकुमारी ने कहा, मैं तो उस राजमहल में ही कैद थी। मैं थी तो एक मूर्ति, पर मुझे सब सुनाई देता था। एक दिन मैंने सैनिकों के मुंह से सुना कि चांद बीबी ने राजा बदर को काले पिरामिड के अंदर काली शक्तियों के लिए बलि चढ़ा दिया और उनके मृत शरीर को वहीं छोड़ दिया। पूरे राज्य में खौफ और डर फैल गया तथा चांद बीबी ने अपने आप को इस राज्य का सुल्ताना घोषित कर दिया। उस समय मेरे नाना जीवित थे और वो भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति मुझसे सच में प्रेम करेगा और मुझे अपना मानेगा और मेरे हाथों को चूमेगा, उसी दिन मैं यहाँ से आजाद हो पाऊंगी। उन्होंने ही उन दूसरे ग्रह के मानवों से इस मंगल ग्रह पर वो यंत्र लगवाया जिससे हमें आजाद करने के लिए लोग पहुंच सके। आज हम दोनों आजाद हैं। मैंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों को आजाद करा पाया, पर मैं अब यहां नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं धरती का वासी हूं और मेरा पूरा परिवार वहीं है। मेरी पत्नी भी है जिसका नाम हुस्ना है। सुंदरी ने कहा, ठीक है, चले जाना, पर पहले ये बताओ तुम्हारे पास ये अंगूठी आई कहां से? मैंने कहा, मैंने भी समय की यात्रा करने के लिए एक यंत्र बनाया था जिसकी सहायता से मैं भूतकाल में गया और सुल्ताना से जान बचाकर लौटा, पर साथ में ही हुस्ना को लेते आया। वर्तमान में मैंने खजाने की लालच में उस काले पिरामिड में जाकर सुल्ताना को मार दिया, परंतु लौटते समय यह जादुई अंगूठी उस मूर्ति से उठा लाया था, एक साधारण अंगूठी समझकर। पर इस अंगूठी ने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पर तुम मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। मैंने कहा, मेरी पहले से एक बीवी है। राजकुमारी ने कहा, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, बस तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने कहा, पसंद तो मुझे भी हो तुम पर। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे भी ले चलो, मैं सब सही कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, पर हम धरती पर वापस जाएंगे कैसे, वो भी उसी समय में, क्योंकि टाइम मशीन तो मैं पृथ्वी के गर्भ में छोड़ आया हूं। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और मैं उनका मुंह देख रहा था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं हैरान था कि मैं धरती पर वापस कैसे जाऊंगा और सब मुझ पर हंस रहे थे। तभी राजकुमारी मेरे पास आई और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अद्भुत शक्ति है जिसकी सहायता से तुम किसी भी काल में और कहीं भी जा सकते हो और वहां से निकल भी सकते हो। बस तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना है और महसूस करके उन पर नियंत्रण रखना है। पहले तुम्हें इन शक्तियों का उपयोग करना सीखना होगा। हो सके तो कुछ दिन यहीं ठहर जाओ, अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीख जाओ, फिर धरती पर चले जाना। मुझे राजकुमारी की बातें सही लगी। मैं वहीं ठहर गया। राजकुमारी और उसकी मां ने मुझे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करना और उनका उपयोग करना सिखाया। राजकुमारी की मां ने मुझे और भी बहुत से मंत्र सिखाए। अब मैं अच्छी तरह से सभी जादुई और मायावी विद्या से परिचित हो चुका था। अब हमारा वहां से लौटने का समय आ गया था। मैंने उन सभी लोगों को बुलाया जो पृथ्वी से मंगल ग्रह पर आए थे। मैंने उन सभी से कहा, मैं पृथ्वी पर वापस जा रहा हूं। जिन्हें मेरे साथ पृथ्वी पर जाना है वो आ सकते हैं। मेरी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। उनमें से एक व्यक्ति आगे आया और कहा, तुम मूर्ख हो जो धरती पर वापस जाना चाहते हो। यहां सुखी जीवन है, ना ही छल कपट, ना ही कोई युद्ध। यहां पर तो शांति से जीना है। धरती पर आए दिन चोरी, लूट, हत्या, अत्याचार और भ्रष्टाचार होता है। आजकल तो धरती पर धर्म और जाति के नाम दंगे फसाद होते हैं। आजकल के कुछ लोग अपने फायदे के लिए और लोगों को लड़ाते हैं। हम यहाँ शांति से जी रहे हैं। हम सभी को धरती पर वापस नहीं जाना है। उनका कहना सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि ये धरतीवासी यहाँ पर शांति पाकर यहीं रहना चाहते हैं। मेरे पास अब बहुत सी शक्तियां हैं, पर कोई उद्देश्य नहीं। अब मुझे मेरे सामने एक नया उद्देश्य दिखाई दे रहा था। मैंने सभी लोगों से कहा, ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, पर मैं धरती पर वापस जाऊंगा और आपसे वादा करता हूं कि धरती पर जाकर मैं इन बुराइयों को नष्ट करूंगा। हमारी धरती पर भी चारों ओर शांति बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा,
इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही ठीक उसी समय में हम वापस आ गए जिस समय मैं घर से निकला था। हम सीधे अपने बेडरूम में आ गए थे। पवन वहीं खड़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा, अभी अभी तो तुम गए और लौट भी आए। फिर उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम टाइम मशीन से अपना काम खत्म करके उसी समय में वापस आ गए हो। पवन ने राजकुमारी को देखा और कहा, अब ये कौन है? इसे कहां से उठा लाए? मैंने कहा, ये भी मेरी पत्नी है। पवन ने हंसते हुए कहा, भूतकाल का सफर करते करते तुम्हारे शौक भी उन्हीं वहशी राजाओं की तरह होते जा रहे हैं। वैसे भी हुस्ना तुमसे नाराज है कि तुम उसे बिना बताए चले गए। अब तो तुम्हें और इस लड़की को बेलन से मार पड़ेगी। मैंने पवन के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, थोड़ा शुभ शुभ बोल, क्यों डरा रहा है? मैंने राजकुमारी को पलंग पर बिठाया और कहा, राजकुमारी तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूं। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे राजकुमारी मत बोलो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैंने कहा, तुमने तो कभी अपना नाम बताया ही नहीं। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, तुमने भी तो कभी पूछा नहीं। मेरा नाम जीनत है। मैंने कहा, ठीक है, अभी हुस्ना को संभालना जरूरी है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। मैंने धीरे से बेडरूम का दरवाजा बंद किया तो हुस्ना रसोई घर में रोटी बना रही थी। मैंने हुस्ना को पीछे से जाकर कहा, हुस्ना, अभी तक नाराज हो? हुस्ना ने कहा, अभी तक का क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से नाराज हूं। मैंने कहा, वही तो, इतनी देर तक नाराज रहोगी तो चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी। तुम गुस्सा थूक दो। हुस्ना ने कहा, गुस्सा थूक दूं? कहां? तुम पर? मैंने कहा, अब मान भी जाओ ना। हुस्ना ने कहा, ठीक है, आज से मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। तुम अस्पताल से सीधा घर आ गए तो मेरी जान ही अटक गई थी। पर एक बात बताओ, तुम किस शक्ति की बात कर रहे थे? मैंने कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुम जब सुल्ताना के पास थी तो उस समय तुमने कभी एक बंद कमरे की मूर्ति को देखा था? हुस्ना ने कहा, हाँ, मैं कभी सुल्ताना के साथ उस कमरे में जाती थी, पर पता नहीं क्यों सुल्ताना उस मूर्ति से बहुत नफरत करती थी और कभी किसी पुरुष को उसके पास आने नहीं देती थी, पर मूर्ति थी भी बहुत सुंदर। मैंने कहा, अगर वो मूर्ति जीवित हो जाती तो? हुस्ना ने कहा, अगर वो मूर्ति जीवित हो जाती तो उसके जितना सुंदर कोई नहीं है। मैंने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मैंने हुस्ना का हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले गया। हुस्ना ने जैसे ही राजकुमारी को देखा चौंक गई। उसके पास जाकर उसे छूकर कहा कि तू सच में वही सुंदरी है और सच सच बताओ, क्या तुम फिर से भूतकाल में गए थे? मैंने कहा, हाँ। हुस्ना ने कहा, क्यों गए थे वहां? क्या अभी भी तुम्हें उस सुल्ताना की याद सता रही है? उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने गए थे? कहां है तुम्हारा टाइम मशीन? आज उसे फोड़कर ही चैन की सांस लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, फोड़ देना, पर पहले मेरी बात सुनो। मैंने हुस्ना को बेड पर बिठाया और पूरी घटना विस्तार से बताई। अंत में मैंने ये बताया कि ये सुंदरी मेरी पत्नी है और अब यहीं रहेगी। ये सुनकर हुस्ना खड़ी हुई और बेडरूम से बाहर चली गई। मैंने राजकुमारी की ओर देखा और राजकुमारी ने मेरी ओर। राजकुमारी उठी और मुझसे कहा, मैं मनाती हूं उन्हें। तभी हुस्ना ने फिर से बेडरूम में प्रवेश किया, पर इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके हाथ में था बेलन। वो जैसे ही आगे बढ़ी, मैं पीछे हट गया और पवन जोर जोर से हंसने लगा। राजकुमारी ने आगे आकर कहा, माफ कर दीजिए इन्हें, अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं वापस लौट जाती हूँ। हुस्ना ने राजकुमारी से कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं, तुम तो अब मेरे साथ ही रहोगी, पर इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। खुद ही मुसीबत मोल लेता है, मुझे बिना बताए। एक बार भी ये बताना जरूरी नहीं समझा कि कहां जा रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तब मैं कहां जाती? राजकुमारी ने कहा, ऐसी बात है तो मैं नहीं रोकूंगी, पीटो जितना पीटना है। मैं तुरंत भागकर बेड की दूसरी तरफ चला गया। पवन, हुस्ना और राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं सुखी रूप से राजकुमारी और हुस्ना के साथ अपना जीवन बिताने लगा। दोपहर का समय था और पवन मेरे पास बैठा हुआ था। राजकुमारी कमरे के अंदर आई और कहने लगी, देखो पूरे 10 दिन हो गए हैं मुझे धरती पर आए, पर अभी तक तुमने मुझे बाहर की दुनिया नहीं दिखाई। इस छोटे से कमरे में मैं कैद हो गई हूं।
यहाँ खिड़की के पास खड़े होकर लोगों को आते जाते देखती हूँ बस। तभी हुस्ना मेरे पास आई और कहा, क्यों ना तुम राजकुमारी को कहीं घुमा लाते, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। राजकुमारी ने कहा, आप सभी मुझे कब तक राजकुमारी कहते रहेंगे, मुझे ये पसंद नहीं। आप लोग मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाते? मैंने कहा, ठीक है, पर क्या मैं तुम्हें नीलू कहकर बुला सकता हूं? राजकुमारी ने कहा, क्यों? मैंने कहा, तुम्हारी आंखें नीली हैं इसलिए। उसने कहा, ठीक है, आप लोग मुझे नीलू कहकर बुला सकते हैं। मैंने कहा, चलो तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं टहलने के लिए। राजकुमारी तुरंत तैयार होकर आ गई। मैंने कहा, इतना जल्दी तैयार हो गई? उसने कहा, मैं थोड़ा तेज हूं। पवन ने कहा, मुझसे तेज नहीं। मैंने देखा पवन भी जाने के लिए तैयार हो गया था। मैंने कहा, तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा, साथ ले चलो मुझे, कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। राजकुमारी ने कहा, इसे भी साथ ले लो, कितना प्यारा है ये, और तुम हो कि इसे नाराज करते रहते हो। मैंने कहा, तुम अभी तक इसे प्यारा सा छोटा बच्चा समझ रही हो, पर यह वैसा नहीं है। राजकुमारी ने कहा, कुछ भी हो, यह हमारे साथ चल रहा है। मैंने कहा, ठीक है, चलो। हम सभी घूमने निकल पड़े। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा समुद्र था। हम तीनों घूमते हुए उसी तरफ चल पड़े। वहां समुद्र के किनारे बहुत से लोग घूम रहे थे। वहां तरह तरह के चाट, पानी पूरी, समोसे और बहुत से खिलौने वाले और गुब्बारे वाले थे। किनारे पर बच्चे मिट्टी का घर बना रहे थे और कुछ बड़े बूढ़े व्यायाम कर रहे थे। हम सभी किनारे पर लगी कुर्सियों पर बैठ गए। सामने ही चने वाले की गाड़ी देखकर पवन उछलने लगा और पैसे मांगने लगा। मैंने उसे पैसे निकाल कर दिए। वो हंसते हुए चने लेने चला गया। राजकुमारी ने कहा, पवन को चने बहुत पसंद है, घर पर भी बहुत चने खाता है। मैं मन ही मन हंसने लगा, क्योंकि पवन की असलियत मुझे और हुस्ना को पता थी, पर राजकुमारी को नहीं। मैं उसे पवन की असलियत बताने ही जा रहा था कि अचानक समुद्र में एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कि आसमान से कुछ गिरा हो। समुद्र की लहर बहुत ऊंची उठने लगी। सभी घबराकर यहाँ वहां भागने लगे। मैंने देखा कि अचानक भीड़ में से अजीब चीखें आने लगी। मैं भागकर वहां गया तो पता चला कि कुछ औरतों के बच्चे वहां खेल रहे थे और अब वो वहां नहीं हैं। उसी समय चारों ओर से चीखने की आवाजें आने लगी। बहुत से लोगों के बच्चे कहीं खो गए थे। जिन लोगों ने बच्चों के गायब होने की खबर सुनी, वो अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग खड़े हुए। मैं भी बहुत डर गया था। भागकर राजकुमारी के पास गया और कहा, यहां से जल्दी चलो, यहां रुकना ठीक नहीं अब। राजकुमारी ने कहा, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें उन बच्चों को ढूंढना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं उन बच्चों को खोजता हूं, पर तुम दोनों को तो सुरक्षित कर दूं। राजकुमारी ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूं। पर पवन, पवन कहां गया? राजकुमारी पवन पवन करके चिल्लाने लगी। मैं भी पागलों की तरह यहां वहां देखने लगा, पर पवन कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने और राजकुमारी ने पवन को बहुत खोजा, पर पवन नहीं मिला। राजकुमारी रोने लगी। मैं राजकुमारी को संभालते हुए घर लाया। हुस्ना ने जब मुझे हैरान देखा और राजकुमारी को रोते हुए देखा तो वो भी चिंतित हो गई। उसने देखा पवन हमारे साथ नहीं है तो वो भी रो पड़ी, क्योंकि पवन को सभी बहुत प्रेम करते थे। मैंने तुरंत टेलीविजन चालू किया तो समाचार में ये बताया जा रहा था कि पूरे मुंबई शहर में समुद्र के किनारे बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। समाचार में बताया जा रहा था कि कुल 215 बच्चे गायब हुए हैं। उन बच्चों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। समुद्र में हुए धमाके का रहस्य अभी तक किसी को पता नहीं चला था। पुलिस और सुरक्षा विभाग के लोग छानबीन कर रहे थे। वैज्ञानिक भी हैरान थे कि समुद्र में किस तरह का धमाका हुआ और क्यों। क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? कौन हो सकता है इनके पीछे? ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे सामने। मैंने राजकुमारी और हुस्ना दोनों को डांट कर कहा, अब रोना बंद करो। पवन कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसे कोई गायब नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद गया होगा उन बच्चों के पीछे। तुम दोनों खुद को संभालो। मैंने राजकुमारी से कहा, पवन एक जादुई और मायावी शक्तियों वाला घोड़ा है जो कि बच्चे के रूप में हमारे साथ रहता है। मैं सभी बच्चों और पवन का जल्दी ही पता लगा लूंगा। तुम दोनों यहीं रहना और कहीं मत जाना। शायद ये घटना हमारे लिए ही घटी है। अगर मेरे माता पिता लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें संभाल लेना। ये बोलकर मैंने अपना सरिया अपने पीछे छुपाया और अपनी आंखों को बंद करके मंत्र पढ़ा और फिर उसी समय में पहुंच गया जिस समय मैं वहां घूमने गया था। मैं उसी समुद्र के किनारे खड़ा हो गया। मैंने देखा किस प्रकार मैं और राजकुमारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पवन को मैंने पैसे निकाल कर दिए। पवन उछलता हुआ गाड़ी के पास आया। मैंने आकाश की ओर लगातार देखा।
मैंने देखा एक रोशनी आकाश से निकलकर समुद्र पर गिरी और समुद्र में तेज धमाका हुआ। मैंने वहां पर खेल रहे बच्चों को ध्यान से देखा तो बच्चे खुद ही गायब हो गए थे। मैंने पवन को देखा तो मैंने पवन को आवाज दी पर पवन नहीं माना। मैं भी उसके साथ पानी में कूद गया और रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही पवन ने रोशनी को छुआ वो गायब हो गया। मैंने भी जाकर रोशनी को छू लिया। रोशनी को छूते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और इसके आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी इस चैनल को। और अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।